आज हम पढ़ेंगे समानता के प्रकार कि समानता के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है नागरिक समानता। देखो, सबसे पहली बात तो आती है नागरिक किसे कहते हैं। तो किसी देश की सरकार ने वहाँ के लोगों को अगर कोई पहचान प्रदान की है कि आप इसी देश के व्यक्ति हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? नागरिक कहा जाएगा। तो नागरिक समानता से अभिप्राय कि सरकार या शासन जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, अपना नागरिक मान करके, जो वहाँ के नागरिक हैं उन्हें नागरिक मान करके उनके साथ एक जैसा व्यवहार करे, समानता का व्यवहार करे, तो वो नागरिक समानता हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आप लो मौलिक अधिकारों को। आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं मौलिक अधिकार। तो जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार इनको लेकर के नागरिकों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि देश के जितने भी नागरिक हैं उनको सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो मौलिक अधिकारों की हमने बात की है कि ये मौलिक अधिकार प्रत्येक स्थिति में, सामान्य स्थिति में नागरिकों को प्राप्त होंगे। सरकार किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगी। तो एक प्रकार से नागरिक समानता हुई। अगर इसमें अनुच्छेद की हम बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता एवं कानून के समक्ष संरक्षण, समान संरक्षण। कि कानून की नज़र में सभी व्यक्तियों को बराबर मान के उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। कि कानून की नज़र में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी व्यक्तियों को एक जैसा माना जाएगा। ये है कानून के समक्ष समानता व संरक्षण। तो ये अनुच्छेद हमें 14 बताता है कि नागरिकों के अंदर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि कानून भी सभी व्यक्तियों को समान मान करके कार्य करेगा। तो इस प्रकार से नागरिक समानता हमें कहाँ देखने को मिलती है? मौलिक अधिकारों में देखने को मिलती है। फिर आगे हम बात कर लें नागरिक समानता के साथ साथ राजनीतिक समानता। देखो, राजनीतिक समानता, ये सभी बिंदु हमने स्वतंत्रता में भी पढ़े थे। तो राजनीतिक समानता में क्या होगा कि समान व्यवहार होना चाहिए। कौन से क्षेत्र में? राजनीतिक क्षेत्र में। तो राजनीतिक समानता से अभिप्राय है कि शासन में व्यक्ति की भूमिका, शासन में व्यक्ति की भूमिका, कि शासन में व्यक्ति की भूमिका बढ़े, उसकी हिस्सेदारी बढ़े, इसको लेकर के समान व्यवहार होना चाहिए, तभी लोगों की भूमिका शासन में समान रूप से बढ़ेगी। ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से शासन में व्यक्ति की भूमिका बढ़ती है, शासन में व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है? तो एक तो देखो मतदान है। तो मतदान का जो अधिकार दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि लोगों के अंदर क्या स्थापित हो? समानता स्थापित हो, कि आयु के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव मतदान के अधिकार में नहीं किया जाता। तो मत देने का जो प्रोसेस है उसमें समानता स्थापित की गई है ताकि शासन में व्यक्ति की क्या बढ़े? भूमिका बढ़े। दूसरी चीज है कि आप चुनाव का प्रचार प्रसार करते हैं, इससे भी आपकी शासन में क्या बढ़ती है? भूमिका बढ़ती है। कि आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपकी शासन में क्या बढ़ रही है? भूमिका बढ़ रही है। तो इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, आप पर प्रतिबंध थोड़े लगेगा कि आप इस पार्टी का प्रचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी जो बात है कि सार्वजनिक पद, सार्वजनिक पदों पर
नियुक्ति। सार्वजनिक जो पद हैं, संवैधानिक जो पद हैं, जैसे आप मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करना चाहते हैं तो उससे संबंधित अगर आप में योग्यताएं हैं तो आप मुख्यमंत्री का जो चुनाव है उसके लिए एमएलए के रूप में, उम्मीदवार के रूप में आप जनता के सामने आ सकते हैं। अगर आपको बहुमत मिल जाता है तो फिर आप एमएलए बन करके मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो सार्वजनिक पद कि सरपंच बनना चाहते हैं, पीएम बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इन सार्वजनिक पदों को प्राप्त करने के लिए साथ में अगर आप सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी आपकी शासन में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, तो इन पदों को प्राप्त करने में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता की स्थापना की जाएगी। तो ऐसी जो समानता होगी वो समानता कैसी होगी? राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता शासन में व्यक्ति की भूमिका की बात करती है कि उसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता की स्थापना होनी चाहिए। फिर आगे हम बात कर लें सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, देखो समाज में स्थापना हो समानता की, समाज में समानता स्थापित हो, और वो कौन कौन से आधारों पर स्थापना हो सकती है कि समाज में विशेषाधिकारों का अंत हो जाए, समाज में जो विषमता है, समाज में जो भेदभाव है ना, वो भेदभाव किसका है कि अगर समाज में आप किसी वर्ग विशेष को विशेष महत्व प्रदान करने लग गए तो फिर समानता की स्थापना नहीं हो सकती है। तो समाज में विशेष अधिकार हैं, उन्हें आप क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो ऐसी स्थिति में समानता की स्थापना हो जाएगी। दूसरा काम क्या करना है कि समाज के लोगों को समान अवसर प्रदान करें आप, तो उन्हें विकास के लिए अवसर मिले, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो अवसर समान रूप से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। अगर इन दो चीज़ों को लागू कर देते हैं कि समाज में विशेष अधिकार का मतलब किसी वर्ग विशेष को ज़्यादा महत्व दिया जाए, दूसरे को नहीं दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भेदभाव हो गया तो समानता की स्थापना नहीं होगी। तो फिर क्या किया जाए? इन विशेष अधिकारों को समाप्त कर दो, सभी व्यक्तियों को बराबर मानो। ठीक है, अमीर हो गरीब हो, ठीक है, तो जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करें। दूसरा, विकास के समान अवसर प्रदान करें। तो ऐसी स्थिति में समाज में समानता की स्थापना हो जाएगी, जिसे सामाजिक समानता कहा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं प्राकृतिक समानता। अब देखो, प्राकृतिक समानता को लेकर के हमेशा से विरोधाभास रहता है। प्रकृति तो शुरुआत में ये कहती है, प्रकृति क्या कहती है कि व्यक्ति का जो जन्म होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। कि प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या लेता है? जन्म लेता है। तो प्रकृति भेदभाव नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर आगे ऐसा माना जाता है कि प्रकृति तो कह रही है कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन फिर भी भेदभाव हो रहता है। क्यों? क्योंकि जन्म के समय ही कोई व्यक्ति जो होता है वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके साथ भेदभाव किसने किया? तो उसके साथ भेदभाव किसने किया? प्रकृति ने तो किया कि उसको शरीर उतना अच्छा नहीं मिला दूसरे व्यक्ति की तुलना में। ठीक है, तो शारीरिक रूप से क्या हुआ? विकलांग। या फिर मानसिक रूप से, मान लो मंद बुद्धि के रूप में वह पैदा हुआ। तो ये जो भेदभाव हुआ वो प्रकृति के माध्यम से माना जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक समानता के जो विचार हैं वो बदलते रहते हैं। शुरुआत में ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने किसी प्रकार से व्यक्तियों के मध्य में जन्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म कैसा होता है? स्वतंत्र रूप से होता है। प्रकृति सभी को समानता प्रदान करती है। लेकिन फिर बाद में विचारक ऐसा मानने लगते हैं कि प्रकृति ही भेदभाव कर रही है, क्योंकि जन्म के समय ही कुछ व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, विकलांग होते हैं। ठीक है, जबकि कुछ व्यक्ति सामान्य होते हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। कुछ व्यक्ति जन्म के समय मंदबुद्धि होते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो भेदभाव हो रहा है वो प्रकृति के माध्यम से किया जाता है।
तो प्रकृति भेदभाव नहीं करे, सभी व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तो वहाँ पर प्राकृतिक समानता की स्थापना होगी। फिर बात करते हैं आर्थिक समानता। आर्थिक समानता देखो अर्थ पर आधारित है कि समाज में वर्ग बने होते हैं, ठीक है। ऐसा वर्ग जिसके पास संपत्ति ज़्यादा है और ऐसा वर्ग जिसके पास संपत्ति कम है। तो संपत्ति जिसके पास ज़्यादा होगी उसे तो हम क्या बोल सकते हैं, अमीर वर्ग, और जिसके पास संपत्ति की क्या रहेगी, कमी रहेगी, उसे हम क्या बोल सकते हैं, गरीब वर्ग। तो इस प्रकार से ये जो अर्थ के आधार पर असमानता पाई जाती है समाज में, वहाँ पर समानता की स्थापना करें तो क्या हम गरीब व्यक्ति को अमीर के बराबर रख सकते हैं क्या? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या किया जाए कि ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे गरीब जो व्यक्ति है और अमीर व्यक्ति है, इनके मध्य की जो दूरी है ना, उस दूरी को हम कम कर सकें, ठीक है। और आर्थिक समानता में सरकार का जो मुख्य योगदान है, मुख्य भूमिका है, वो क्या होनी चाहिए? एक तो न्यूनतम आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति की जो न्यूनतम आवश्यकता है, उन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार करे, ठीक है। जब प्रत्येक व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम आवश्यकताएं, उनकी अगर पूर्ति सरकार के माध्यम से की जाती है तो फिर वो व्यक्ति अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, सम्मानपूर्ण जीवन। व्यक्ति अपना जीवन स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जी सके, और ये कब होगा? जब गरीब से गरीब व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी क्या हो, पूर्ति हो, ठीक है। साथ में अमीर व्यक्तियों पर टैक्स लगा करके जो प्राप्त आय है उसे गरीब व्यक्तियों के विकास के लिए खर्च किया जाए, ताकि इनके मध्य की जो दूरी है उसे कम करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तब वहाँ पर आर्थिक समानता स्थापित हो सकती है। फिर बात करें सांस्कृतिक समानता। देखो संस्कृति को लेकर के समानता की स्थापना, अगर हम बात करें तो भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में देखो धर्म के आधार पर बहुसंख्यक लोग हैं और अल्पसंख्यक भी हैं। ये किसके आधार पर हुए? धार्मिक आधार पर, कि धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लोग हैं। अब देखो संस्कृति के आधार पर समानता की स्थापना करनी है, ठीक है। तो बहुसंख्यक जो लोग हैं उनकी भाषा है, उनकी लिपि है और उनकी संस्कृति है। इसको तो नुकसान होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक ऐसे लोग जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उनकी भाषा भी ज़्यादा होगी, उनकी भाषा को बोलने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, लिपि लिखने का जो तरीका होता है, ठीक है, और उनकी जो संस्कृति है, उनका बोलचाल, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, ये सभी चीज़ें उसकी संस्कृति में आती हैं। तो ये तो बहुसंख्यक होने के कारण इनकी अधिकता होगी, भाषा बोलने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, उनकी जो लिपि है उसको लिखने वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, उसकी संस्कृति वाले लोग भी ज़्यादा होंगे, तो इनको तो नुकसान हो नहीं सकता है। तो फिर नुकसान किसको होगा? अल्पसंख्यक की भाषा भी, क्योंकि संख्या में ये कम है तो भाषा बोलने वाले लोग भी कम होंगे, इसकी लिपि भी, लिखने वाले भी कम होंगे, इसकी संस्कृति वाले जो लोग हैं वो भी कम होंगे। तो इन्हें सुरक्षा देने के लिए समानता पर जोर दिया गया है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रहे, तभी जो समानता स्थापित होगी वो सांस्कृतिक समानता होगी। कई बार क्या होता है, बहुसंख्यक जो लोग हैं अल्पसंख्यक लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति, क्योंकि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर अगर अपनी सर्वे सर्वा या दादागिरी शुरू कर देंगे तो ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी हत्याएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है।
तो उसे बचाए रखने के लिए जरूरी है कि बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक लोगों को क्या प्राप्त हो, सुरक्षा प्राप्त हो। और ऐसी स्थिति में सांस्कृतिक समानता की क्या होगी, स्थापना होगी। फिर अगला हम देखें तो कानूनी समानता। अब देखो, कानूनी समानता से तात्पर्य ये हुआ कि कानून की दृष्टि में किसकी स्थापना करनी है, समानता की स्थापना करनी है। अब देखो, आपने कभी देखा होगा न्यायालय में एक मूर्ति लगी होती है, ठीक है, जिसके हाथ में तराजू होता है और उसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है। तो ये स्थापित किसको कर रहा है, ये समानता को स्थापित कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको हम समझते हैं कि कानूनी समानता की स्थापना, तो देखो एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 14 जो मौलिक अधिकार में आता है। वो कहता है कानून के समक्ष समानता व संरक्षण। तो अनुच्छेद 14 क्या कह रहे हैं कि कानून के समक्ष समानता। अब पहली वाली जो लाइन है कि कानून के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति अब चाहे वो कलेक्टर हो या मजदूर हो, ठीक है, तो कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को समान माना जाएगा, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति बराबर हैं, उनके साथ समानतापूर्ण व्यवहार होगा, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा। जाति, ठीक है, धर्म या इनके आधार पर, अमीर है गरीब है, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक प्रकार से कानून की दृष्टि में सभी क्या होंगे, समान होंगे। दूसरा, कानून के समक्ष संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि कानून सभी को तो समान मानेगा और साथ में एक जैसा व्यवहार करेगा, ठीक है, एक जैसा व्यवहार। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर मान लो एक व्यक्ति है जो अमीर है, ठीक है, उसने किसी व्यक्ति की हत्या की, तो उस पर भी धारा कौन सी लगेगी, 302। और एक सामान्य व्यक्ति है, एक गरीब है, उसने भी अगर किसी व्यक्ति की हत्या की है तो उस पर भी धारा कौन सी लगेगी, 302। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अगर एक अमीर व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की है, ठीक है, तो उसको भी क्या माना जाएगा, गुनहगार माना जाएगा। एक गरीब व्यक्ति ने अगर किसी की हत्या की है तो उसको भी गुनहगार माना जाएगा और इनके साथ एक जैसा क्या होगा, व्यवहार होगा। तो ये हुआ कानूनी समानता, क्योंकि व्यक्ति भेदभाव कर सकता है, कानून निर्जीव होता है, इसलिए कानून तो कानून की भाषा ही जानता है और कानून भेदभाव नहीं करता है। तो कानून की दृष्टि में सभी को समान माना जाएगा और उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ये हुआ संरक्षण। फिर बात करते हैं अवसर की समानता। देखो, अवसर की समानता, अवसर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गरीबी का मूल कारण हम देखें कि गरीबी को दूर करना है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार चलाती है। लेकिन हम बात करें कि गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं, तो गरीबी को दूर करने के लिए सबसे जो आसान उपाय है वो यही है कि अवसर की आप क्या स्थापित कर दें, समानता। अगर प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलेगी तो ऐसी स्थिति में गरीबी अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, ठीक है। अवसर की समानता कैसे दें, तो धर्म के आधार पर, धर्म है, जाति है, लिंग है, वंश है, जन्म स्थान है, तो इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान माना जाए। धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, तो इनके आधार पर अगर सभी को क्या माना जाएगा, समान माना जाएगा, तो ऐसी स्थिति में
प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे और वो अपने विकास के लिए क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, तो सभी लोगों का क्या होगा, विकास होगा। तो ऐसी स्थिति के माध्यम से गरीबी को भी क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। क्योंकि गरीब कौन है, जिसको अवसर नहीं मिला। अगर अवसर मिलेंगे तो उसकी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। फिर अंतिम बिंदु हम देखते हैं शिक्षा की समानता। तो देखो, सरकार है, वो सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त हो, शिक्षा। प्रत्येक व्यक्ति, और प्रत्येक व्यक्ति को क्या प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। और इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है, सरकार ने ले रखी है। तो प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क किया गया है। तो सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त हो। तो प्रारंभिक जो स्तर है, कक्षा 8 तक जो शिक्षा प्राप्त होती है, वो सरकार के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है। अब कई बार सरकार क्या करती है, शिक्षा को लेकर भी भेदभाव करने लग जाती है। जैसे बच्चों को लेकर के, ठीक है, बच्चों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, ठीक है, या कोई वर्ग विशेष की बात कर लें, SC है, ST है, OBC है, इनको लेकर के कई बार सरकार कुछ रूल बनाती है ताकि समाज में ऐसा कोई वर्ग जो शिक्षा में पिछड़ चुका है, पीछे रह गया है, उनकी स्थिति आगे बढ़ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। तो इनके लिए विशेष सुविधाओं का भी सरकार क्या कर सकती है, प्रावधान कर सकती है। उसका उद्देश्य होगा इन्हें आगे बढ़ाना, समानता की स्थापना करना। तो शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार या शासन के माध्यम से की जाती है, वो किसके लिए, समानता की स्थापना के लिए। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा समानता के कौन कौन से प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही।